Hello everyone, welcome back to the new session. So in this video we are going to discuss another important topic of financial management, that is cost of capital. Okay, so without any delay I am going to start the session, but before going to start the cost of capital discussion, we will have some basic understanding of the general terms, the basic terms. For example, what is capital, and ये जो capital वो आता कहाँ से है बिजनेस में. ठीक है. So फर्स्ट बेसिकली दैट वी हैव टू सी कि जो सोर्सेज हैं फंड्स के कंपनी के केस में वो क्या क्या है. कंपनी फंड्स कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं. तो एक कंपनी जो फंड रेज करती है, ठीक है, वो इक्विटी शेयर से फंड रेज कर सकते हैं, वो प्रेफरेंस स्टॉक से फंड्स रेज कर सकते हैं, डेब्ट्स के थ्रू, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स के थ्रू. सो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ ए कंपनी. ठीक है, मेन सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर ए कंपनी जहाँ से कंपनी फंड्स रेज कर रहे हैं. ठीक है. अब ये जितने भी लोग कंपनी को फंड्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इक्विटी शेयर होल्डर की बात करता हूँ. ठीक है, जो इन्वेस्टर है जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो उनके कुछ अपने एक्सपेक्टेशंस होंगे, है ना. ये अपने कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे, उनको कुछ फंड्स जो वो कंपनी को दे रहे हैं उसके बदले में कुछ उनको चाहिए. ठीक है, दैट इज डिविडेंड. तो कंपनी जो डिविडेंड उस इक्विटी शेयर पर दे रहे हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने लोन लिया बैंक से. ठीक है, तो उस लोन पर कंपनी बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट, वो जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं. ठीक है, प्रेफरेंस स्टॉक पर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस इन्वेस्टर्स को. ठीक है, तो वो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ऐसे जो डिवेंचर्स बॉन्ड्स हैं उस पर भी कंपनी इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो जो इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी दैट इज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर. तो कहने का मतलब सिंपल टर्म्स में ये है कि कंपनी जो ये फंड्स रेज कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से, उसके कंसीडरेशन में, ठीक है, उसके कंसीडरेशन में जो कंपनी उसको पे करे दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. For example, if I have taken loan from the bank, suppose of 10 rupees, 10 lakh rupees loan from the bank, I have taken, है ना. तो अब मैं क्या करूँ, वो 10 लाख रुपए का जो लोन लिया है मैंने उस पर मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पीरियोडिकली इंटरेस्ट मेरे को पे करना पड़ेगा बैंक को. तो जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा बैंक को, वो इंटरेस्ट ही मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डेट के केस में, बिकॉज आई एम यूजिंग द कैपिटल. ठीक है, आई एम यूजिंग द फंड्स ऑफ द बैंक. ठीक है, मैं बैंक के फंड्स को यूज कर रहा हूँ, उसके बदले में बैंक को मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ. ठीक है, सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या इसका मतलब. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, जो कंपनी को फंड्स दे रहे हैं, बेसिकली जो कैपिटल में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया इन्वेस्टर्स ने उसके बदले में जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ कहाँ पर यूज होता है, क्या इसका मतलब है, एक बार हम देखते हैं. ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल refers to the required return necessary to make a capital budgeting project. अब इस पर डिस्कस करेंगे, such as building a new project, a new factory worthwhile. It is essentially the rate of return that a company must earn on its investment projects to maintain its market value and attract funds. ये जो सेकंड वाला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली एक रिक्वायर्ड रिटर्न है, बेसिकली एक्सपेक्टेशन है इन्वेस्टर्स की जो हमको पैसे दे रहे हैं. सेकंड पॉइंट में बोला है कि ये एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इतना, मिनिमम एक्सपेक्टेशंस है कंपनी की, मैं इतना तो अर्न करूं अपने प्रोजेक्ट से. ठीक है, मतलब इतना तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है कंपनी का निकलकर, उतना तो कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट पर अर्न करना ही है. अगर कंपनी उससे कम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी जो है गलत इन्वेस्टमेंट में, कंपनी ने कहीं गलत प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी को लॉसेस सफर करने पड़ेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है. ठीक है, मैंने बोला मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, वो 15% का है ओवरऑल, एंड मेरा जो रिटर्न निकल कर आ रहा है, रिटर्न आरओआई आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 10%. ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल is 15%, return on investment is 10%. So should I invest in this project? No, I should not invest in this project because my ROI is only 10% and I will have to repay, I will have to bear the cost of capital 15%. तो यहाँ तो सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है कि 5% का मेरे को लॉस हो रहा है. ठीक है, मैं 15% पे कैपिटल रेज कर रहा हूँ, 10% कमा रहा हूँ, तो कंपनी को तो लॉस ही होगा ना.
ठीक है। सो दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको हेल्प करता है प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने में, ठीक है। और हम प्रोजेक्ट को इवेलुएट किसके थ्रू करते थे, अभी मैंने कैपिटल बजटिंग कवर किया था, तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि किसी प्रोजेक्ट को इवेलुएट करने के लिए हम कैपिटल बजटिंग करते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसमें बहुत सारे टेक्निक्स हमने डिस्कस किए थे, एनपीवी हमने, आईआरआर हमने, पीआई हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट ए कंपनी मस्ट अर्न, ठीक है। If company is earning more than the cost of capital, then it is okay. If company is not earning equivalent to the cost of capital, or if company is earning less than the cost of capital, then it is not good for the company, ठीक है। और in another term you can say कि जो cost of capital है वो जो investors हैं उनकी expectation भी है, ठीक है। कि एज अ इन्वेस्टर अगर मैं किसी कंपनी को किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को कुछ डिविडेंड मिलेगा। तो वो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जितने भी सोर्सेज हैं, इन सबके ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट कंपनी को बियर करना पड़ता है, ठीक है। उसी को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने देख लिया बेसिकली द इक्विटी, प्रेफरेंस स्टॉक, डिवेंचर्स एंड डेब्ट्स। तो एक मेरे को पॉइंट और डिस्कस करना है, ये जो लास्ट वाले ये तीनों 1 2 एंड 3, ठीक है, बेसिकली डिवेंचर्स, डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इन पर जो कॉस्ट है कैपिटल का वो फिक्स है। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और ये जो इक्विटी है, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये फिक्स नहीं है। व्हाट डज इट मीन ये फिक्स और नॉट फिक्स्ड? फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, सिंपल डेब्ट के केस में हम बात करें, हमने बैंक से लोन लिया सपोज 10% के इंटरेस्ट रेट पर, सो इट इज प्री डिटरमाइंड, द इंटरेस्ट रेट इज प्री डिटरमाइंड, ठीक है। मेरे को 10% कंपनी को 10% रिपे करना ही है, कंपनी को 10% का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को देना ही देना है। सेम डिवेंचर्स पर भी जो इंटरेस्ट रेट होता है, बॉन्ड पर भी जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो प्री डिटरमाइंड होता है। ऐसे ही जो प्रेफरेंस स्टॉक होते हैं उन पर जो डिविडेंड होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 10% लोन, फॉर एग्जांपल 12% डिवेंचर्स, फॉर एग्जांपल 15% प्रेफरेंस शेयर, ओके। सो ये जितने भी लास्ट के डिवेंचर्स, डेब्ट एंड प्रेफरेंस स्टॉक्स हैं, इन पर जो कॉस्ट होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कॉस्ट है वो फिक्स है। बट जो इक्विटी कैपिटल होता है, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, उस पर डिविडेंड फिक्स नहीं होता, ठीक है। उस पर डिविडेंड फिक्स नहीं होता। और दूसरा ये कि ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वहां पर कंपनी डिविडेंड पे कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द कंपनी, ठीक है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड दे ना दे। बट इन केस ऑफ दीज थ्री, कंपनी विल हैव टू पे इंटरेस्ट, कंपनी विल हैव टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड, ओके। कंपनी को यहाँ पर डिविडेंड देना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ इंटरेस्ट तो आपको देनी है, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या कंपनी को लॉस हो रहा है, दोनों ही केसेस में आपको इंटरेस्ट तो देना ही है, चाहे वो डेब्ट या डिवेंचर की बात हो। लेकिन प्रेफरेंस स्टॉक में कभी कभी क्या होता है, आपको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, अगर किसी ईयर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहे, तो जब कंपनी को आगे चल के फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे, तो कंपनी वो सारे डिविडेंड पे एक साथ पे करेंगे। मतलब जो डिविडेंड है, इनकेस अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है ही नहीं, तो डिविडेंड कहाँ से दें? तो उस केस में कंपनी क्या करेंगे, उस डिविडेंड को क्यूमुलेट करते चलेंगे। तो जिस साल प्रॉफिट होगा, पहले हम पुराने वाला जो डिविडेंड है उसको पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिविडेंड आपको देना ही देना है। बट इन केस ऑफ इक्विटी, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड देंगे ही नहीं, और अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है भी, तो उसमें भी कंपनी में डिसाइड की वो डिविडेंड बांटे या ना बांटे, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये डिविडेंड है क्या चीज़, ठीक है। ये पूरा उसके लिए एक स्टेटमेंट हमें बनाना पड़ेगा। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं वो स्टेटमेंट यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। चल, तो फॉर एग्जांपल मेरे को ईबीआईटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ईबीआईटी दैट इज earnings before interest and tax, ठीक है। then first I will reduce interest, जब इंटरेस्ट में यहाँ से रिड्यूस कर लूंगा तो मेरे को मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। देन लेस करूंगा मैं इसमें से
टैक्स, तो मेरे को मिलेगा यहाँ पर अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। आफ्टर दैट आई विल रिड्यूस प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, अब मेरे पास जो यहाँ पर बचा ये मेरे पास बचेगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, so this is a very short statement where you have given earning before interest and tax. So first you will reduce interest from that, so after reducing interest you will get earning before tax, so then tax को माइनस करेंगे, then you will get the earning after tax, और अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे, देन जो बैलेंस हमारे पास बचेगा दैट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये जो अर्निंग्स हैं, अब ये जो अर्निंग्स हैं, ठीक है, ये अर्निंग्स हैं बेसिकली किसकी, इक्विटी शेयर होल्डर की। अब यहाँ पर कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी जो होगी, ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी क्या कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ कंपनी में क्या कर सकते हैं, में डिस्ट्रीब्यूट दीज अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, कंपनी में नॉट डिस्ट्रीब्यूट, तो चलिए, सो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट दीज अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, और कंपनी में नॉट डिस्ट्रीब्यूट दीज अर्निंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर। सो अर्निंग्स basically those have not been distributed to the equity shareholder are called retained earnings. Okay, so earnings those not have been distributed to the equity shareholder, ठीक है, तो this is called retained earnings, retained earnings, and this is called dividend. Okay, so in simple term dividend is what? Okay, so dividend is basically the part of profit which has been distributed to the equity shareholder, and retained earnings obviously the part of profit which have not been distributed to the equity shareholder. ऐसे प्रॉफिट्स के पार्ट, ऐसे प्रॉफिट का पार्ट है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, कंपनी ने उसको रिटेन कर लिया है, ठीक है, दैट इज रिटेन अर्निंग। ओके, तो अब बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, और कुछ प्रॉफिट से पहले कुछ तो चार्जेस होंगे जो कंपनी के अगेंस्ट होंगे, और कुछ प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है। तो इससे प्रॉफिट हमारा आया कब, ये प्रॉफिट जो आया है, ठीक है, आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट टू द लेंडर्स, ठीक है, प्रॉफिट हमारा कब आया, आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट टू द लेंडर्स। अब जब ये प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर आ गया, अब ये हम यहाँ पर हमारे पास एज्यूमिंग कि हमारे पास प्रेफरेंस स्टॉक्स भी है, तो हम इसमें से पहले किसको देंगे, पहले हम देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, ठीक है। देन अब यहाँ पर सब मैंने एज्यूम किया कि मेरे पास 5 लाख रुपीज के प्रॉफिट्स थे, उसमें से 2 लाख रुपीज मैंने एज अ डिविडेंड यहाँ पर दे दिए, तो अभी कितना बैलेंस बच रहा है मेरे पास, अभी मेरे पास 3 लाख का बैलेंस बच रहा है। ये जो 3 लाख रुपए अभी कंपनी के पास है दैट इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, मैंने लैंडर्स का पैसा दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, तो अभी मेरे पास जो बचा वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बचा, जो बैलेंस बच गया, इसीलिए इसको कई बार ना रेजिडुअल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ये क्या है, बेसिकली ये रेजिडुअल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये किसका है, ये है इक्विटी शेयर होल्डर का, ये है इक्विटी शेयर होल्डर का, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंपनी इस प्रॉफिट का क्या करे, एज अ डिविडेंड बांट सकते हैं, ठीक है, जो बांट दिया ठीक है, मे बी 100% बांट दे, मे बी 0% बांट दे, मे बी 50, 60, 70, कंपनी विल डिसाइड, ठीक है। एंड अगर कंपनी यहाँ पर
इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, अगर कंपनी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते इन प्रॉफिट का, तो ये बन जाएगा हमारा रिटेन अर्निंग। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलिए अज्यूमिंग की कंपनी ने यहाँ पर 2,50,000 डिविडेंड बांट दिया, तो हमारा रिटेन अर्निंग कितना बचा, 50,000 हमारा रिटेन अर्निंग बचा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अभी हमारे पास, ठीक है, तो अभी हमारे पास कंपोनेंट में हम देखते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट चाहे वो डिवेंचर बॉन्ड या आपका नॉर्मल डेट की बात करें। ठीक है, चलिए, तो कॉस्ट ऑफ डेट है क्या, कॉस्ट ऑफ डेट है क्या, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेट पर हम अपने जो लैंडर्स हैं जिन्होंने कंपनी को फंड्स दिए हैं, ठीक है, उनको हम उसके बदले में इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जो इंटरेस्ट है वही मेरा कॉस्ट ऑफ डेट है। हालांकि इंटरेस्ट पर मेरे को टैक्स का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, तो इट रेफर्स टू द रिटर्न दैट लैंडर्स डिमांड ऑन द फर्म्स डेट। ठीक है, जो लैंडर्स की एक्सपेक्टेशन है उस डेट पर जो उन्होंने प्रोवाइड किया है कंपनी को, सिंस इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल है, सो द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज कंसीडर्ड। तो जब हम इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर्पस के लिए हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, जो आफ्टर टैक्स हमारा आएगा वैल्यू, दैट विल बी कंसीडर्ड कॉस्ट ऑफ डेट फॉर कैपिटल बजटिंग प्रोसेस पर्पस और एनी काइंड ऑफ पर्पस इन फाइनेंस। ओके, सो अभी ये जो डेट है वो दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका इररिडीमेबल डेट और दूसरा है आपका रिडीमेबल डेट। ठीक है, इररिडीमेबल डेट का मतलब होता है बेसिकली इसको हम परपेचुअल भी बोलते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है परपेचुअल डेट। ठीक है, सो रिडीमेबल डेट आर आल्सो कॉल्ड परपेचुअल डेट, मतलब इनका प्रिंसिपल का रिपेमेंट कभी नहीं होगा। इररिडीमेबल के केस में क्या है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना उसका रिपेमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो कंपनी यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट पे करते रहेंगे एवरी ईयर, बट प्रिंसिपल का रिपेमेंट नहीं होगा, दैट इज इररिडीमेबल, जो कभी रिडीम नहीं होंगे। ठीक है, सो देखिए, इररिडीमेबल डेट रेफर्स टू डेट इंस्ट्रूमेंट दैट डू नॉट हैव ए मैच्योरिटी डेट, मतलब कभी मैच्योर ही नहीं होंगे, हमें उनका प्रिंसिपल रिपे नहीं करना। ठीक है, द कंपनी नेवर रिपेज द प्रिंसिपल अमाउंट बट कंटिन्यूज टू पे इंटरेस्ट फॉर एवर, इसीलिए इनको परपेचुअल डेट भी बोला जाता है। ठीक है, कि कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट हमेशा पे करते रहेंगे, बट कभी भी कंपनी यहाँ पर प्रिंसिपल का रिपेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ डेट इज रेयर इन प्रैक्टिस, जनरली देखने को ऐसे मिलते नहीं है, बट मे बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस। जनरली ऐसे बॉन्ड मिलते ही नहीं है, ऐसे डेट आपको मिलेंगे ही नहीं। सेकंड है रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट का मतलब जहां पर मैच्योरिटी डेट होगी। ठीक है, जो कोई फॉर आप कह सकते हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई डेट दिया गया, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स 10 ईयर। ठीक है, तो वो हमारे रिडीमेबल डेट होंगे। सो यू कैन सी हियर रिडीमेबल डेट रेफर्स टू डेट दैट हैज ए स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट, specific maturity date at which point the company must repay the principal amount. The company also pay periodic interest until maturity. तो रिडीमेबल का मतलब है जहां पर आपको मैच्योरिटी डेट दिया होगा, एक फिक्स टाइम के लिए कंपनी ने वो लोन दिया है और उस मैच्योरिटी डेट तक आपको लोन रिपे करना है और उसी डेट तक आपको इंटरेस्ट पे करना है। बट इन केस ऑफ इररिडीमेबल, उस केस में क्या होता है, उस केस में कंपनी कभी भी प्रिंसिपल को रिपे नहीं करते, बट इंटरेस्ट जो है वो पे करते रहेंगे, इसीलिए उसको परपेचुअल डेप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है। ठीक है, तो उससे पहले मैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला लिख दूं, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, अगर इररिडीमेबल है तो फॉर्मूला होगा के डी इज इक्वल टू आई 1 - टी, बिकॉज अभी हमने बात करी थी कि जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल है, तो इसलिए उसमें टैक्स को चले। सो तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट इन केस ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर या इनरिडीमेबल डेट, I 1 - T upon NP. So this NPV is net proceeds. Net proceeds. Okay. For example, इसको भी देखेंगे एंड I को हम किससे डिनो I का मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट है एंड T here tax rate. Okay. So this is the formula for calculating cost of debt in case of irredeemable debenture. Yeah. एक यहाँ पर एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। If a company
issues debentures of ₹1,000 each at the rate of 10% and the corporate tax rate is 30%, the cost of debt would be। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। KD इज इक्वल टू आई 1 - T अपॉन NP। NP नेट प्रॉफिट जो कंपनी का इनफ्लो होगा, तो कंपनी का जब कंपनी 1000 रुपये का डिवेंचर इशू करेगी तो कंपनी को 1000 मिल रहा है यहाँ पर, बिकॉज कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है नहीं, तो कंपनी का इनफ्लो 1000। सो कंपनी का इनफ्लो 1000। इंटरेस्ट कितना हम पे करेंगे? 10% ऑफ 1000, दैट इज 100 रुपये। ओके, 1 माइनस टैक्स रेट इज 30%, सो कैन आई से 30% इज 0.30 या, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सो 100 रुपये का इंटरेस्ट कंपनी पे करेंगे, 30% का उस पर टैक्स सेव होगा, तो इट मीन्स कंपनी का इफेक्टिव इंटरेस्ट जाएगा वो 70 जाएगा। आउटफ्लो इफेक्टिव अगर हम बात करें तो 70 डिवाइड बाय 1000, सो इट इज 7%। सो इट इज 7%। सो कॉस्ट ऑफ डेट इज 7%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट हेयर 7%। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है कि नेट प्रोसीड का मतलब इनफ्लो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ ए सिक्योरिटी, कंपनी के पास कितना इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको और क्लियर हमें अभी और अच्छे से समझने के लिए मैंने इसका फ्लोटेशन कॉस्ट का भी एक एग्जांपल लिया हुआ है, और अब हम उस एग्जांपल को करेंगे रिडीमेबल डिवेंचर्स के साथ में या रिडीमेबल डेट के साथ में। तो रिडीमेबल का मतलब जहां पर आपको टाइम पीरियड दिया है, मैच्योरिटी डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो रिडीमेबल के केस में क्या होता है, देखिए फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू आई 1 - T, विल रिमेन सेम, जो पहले था अभी भी ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ पर एक चीज आएगा। ठीक है, दैट इज आपका रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन। मैच्योरिटी डेट आएगा यहाँ पर, एक तो आपका मैच्योरिटी टाइम, दूसरा आपका रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड, दोनों का एवरेज। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ रिडीमेबल डेट, आई 1 - T प्लस RV - NP अपॉन एन, RV प्लस NP अपॉन 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने इस स्लाइड अभी एक और क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पर, देखिए जरा। इफ इन द एबव क्वेश्चन, जो हमारा अभी हमने क्वेश्चन किया है, द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, तो यहाँ पर मैच्योरिटी डेट दे दी है कि डिवेंचर्स कब रिडीम होंगे, आफ्टर 5 ईयर्स, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, सॉरी एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम मतलब जो रिडीम होंगे वो 10% प्रीमियम पर होंगे, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट वाज 2%। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, मेरा जो फेस वैल्यू है, जो ओरिजिनल प्राइस था, दैट इज 1000 रुपी। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट था वो 10% था, टैक्स का रेट 30% था। अब जो रिडीमेबल वैल्यू आएगा वो 10% प्रीमियम पर है, तो जब मैं रिडीमेबल वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मेरा फेस वैल्यू है 1000 का, 10% प्रीमियम पर मेरे को देना है, तो क्या नहीं, इससे 110% पर मेरे को ये रिडीम करना है। ठीक है, दैट इज 1100। ठीक है, और मेरा इश्यू प्राइस कितना है, नेट प्रॉफिट कितना होगा कंपनी का, जब कंपनी ने ये डिवेंचर इशू किया होगा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना, मतलब कंपनी को कितना इनफ्लो हुआ। तो 1000 का डिवेंचर, उस पर 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया, तो इसका मतलब 2% ये कॉस्ट जो है माइनस होगा। ठीक है, दैट इज 20। तो कंपनी को कितना मिला, कंपनी को तो 980 मिला, तो नेट प्रॉफिट इज 980। तो अभी मेरे पास सारे वैल्यूज मेरे को मिल गए, मेरे को रिडीमेबल वैल्यू मिल गया, मेरे को टैक्स रेट पता है, मेरे को नेट प्रॉफिट मिल गया, मेरे को इंटरेस्ट भी पता है। ठीक है, और रिमेंबर कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर देते हैं। इंटरेस्ट 1000 का 10% फेस वैल्यू पर 100 रुपीज यहाँ पर आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट को आप माइनस करोगे बेसिकली, हमें नेट प्रॉफिट में देखना होता है कंपनी का इनफ्लो कितना हो रहा है। तो 1000 का कोई डिवेंचर कंपनी इशू करती है तो 2% के उस पर कुछ कॉस्ट लग गए, कुछ इशूइंग कॉस्ट, कोई फाइलिंग चार्जेस, कोई लीगल फीस। ठीक है, इस टाइप से तो कंपनी को जो 1000 में से 20 माइनस करके मिले, 20 रुपये माइनस कर 980 मिलेगा कंपनी को, दैट इज नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो जस्ट इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। आई था मेरा 100, 1 - T टैक्स बेसिकली 30%, प्लस रिडीमेबल वैल्यू मेरा 110, माइनस नेट प्रॉफिट मेरा 980, सॉरी ये 1100 था, दिस इज 1100। ठीक है, एंड दिस इज 1100 प्लस 980 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिकली 70
प्लस, और ये n भी था यहाँ पर, दैट इज 5। देखो n मेरा 5 ईयर्स है, तो 70 और यहाँ पर 1100 माइनस 980 120 डिवाइड बाई 5, दैट इज 24 डिवाइड बाय 1100 प्लस 980 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1040। तो ठीक है, 94 डिवाइड बाय 1040। सो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 9.03। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 9.03%। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। 101 माइनस, मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट टैक्स रेट माइनस किया, 70 आ गया। 1100 माइनस इशू प्राइस, बेसिकली जो मेरे को इनफ्लो हुआ 1100 जो मेरा था रिडीमेबल वैल्यू था, माइनस 980 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब 5 ईयर्स के लिए था, और यहाँ पर मेरा एवरेज हो गया दोनों का, और मेरा यहाँ पर 9.03% कैलकुलेट हो गया आ गया।